हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ रहे थे, यानी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और 25 जो हमारा कह रहा था वो परमानेंट एलामनी और मेंटेनेंस की बात कर रहा था। तो परमानेंट एलामनी और मेंटेनेंस मैंने आपको बताया था कि ये जब मिलता है जब डाइवोर्स हो चुका होता है, और इसे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी फाइल कर सकता है। ये दोनों के लिए लाई होता है, ठीक है। ये नहीं है कि वाइफ है तो ही फाइल करेगी या हस्बैंड है तो ही फाइल करेगा, ऐसा नहीं है। 25 दोनों फाइल कर सकते हैं। ओके। तो अब बात आती है 25 में, मैंने आपको बताया था कि 25(1) बताता है कि दोनों फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 25 का सब सेक्शन 2 बताता है कि कोई भी अगर परिस्थितियां चेंज होती हैं तो इसमें हेरफेर करा जा सकता है। और 25 का 3 ये बता रहा था कि अगर कोई पक्षकार आकर कोर्ट में ये कहता है कि जी जिसने 25 फाइल करी है उसने रीमैरिज कर ली है, या उसने किसी अलग पर्सन के साथ वो रह रही है, या वो रह रही है, तो भी ये कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस आ जाते हैं। इसके जो ऑर्डर होते हैं उसमें बदलाव आ जाता है, या कई बार उन ऑर्डर को जो आदेश है उसको खत्म कर, जो जजमेंट है या जो डिग्री उसको रिजेक्ट कर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 25 ऑलरेडी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि स्थायी निर्वाह और भरण पोषण, यानी कि आपको परमानेंट एलिमनी का मतलब होता है लाइफ टाइम का आपको एक खर्च एक आपको पैसा मिल जाता है, जिससे आप अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकें, जो आपकी डेली नीड्स हैं आप उसको पूरा कर सकें, ठीक है। और मेंटेनेंस जो आपको रख रखाव जो भी चीज़ें हैं आपकी उसको आप कंप्लीट कर सकें उस पैसे से, क्योंकि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम 26 की। तो 26 हमारा कहता है अपत्यों की अभिरक्षा, यानी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अपत्य जो वर्ड है वो शुद्ध हिंदी है, और इसको आप इंग्लिश में चिल्ड्रन बोलेंगे कहीं कहीं, और जनरली हम आम भाषा में बच्चे के लिए वर्ड यूज होता है। देखिए, हिंदू लॉ का अगर आप कोई भी एक्ट उठाएंगे और वहां पर जब आप हिंदी से आप उसको देखेंगे तो हिंदी में बच्चों के लिए अपत्य वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि इसका मतलब होता है चिल्ड्रन। ओके। तो अब ये कहता है अपत्यों की अभिरक्षा, यानी कि बच्चों की कस्टडी की बात कर रहा है सेक्शन 26, ठीक है। देखिए, कस्टडी के लिए हम जब हमें किसी की कस्टडी चाहिए होती है तो हम जनरली गार्जियनशिप एक्ट में जाते हैं, जिसमें हम कोर्ट से जो माइनर बच्चा है उसकी हम कस्टडी ले सकते हैं, ठीक है। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जो हम कस्टडी लेते हैं उस कस्टडी में क्या होता है कि बच्चे की अगर एज 12 साल से नीचे है तो पेरेंट्स और उनकी बात देखी जाती है, तो वहाँ बच्चे की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चा 12 साल से ऊपर का है, 13 का है, 14 का है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट उस बच्चे की कंसेंट यानी उस बच्चे की रजामंदी भी पूछती है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, उसकी खुद का व्यू या उसकी खुद की सोच क्या है अपने पेरेंट्स को लेकर या उनके साथ रहने को लेकर, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि 26 में जो हमें कहा गया है बच्चों की कस्टडी, तो वो जनरली एक्ट क्या कह रहा है, हमें कानून क्या बता रहा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसी होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्तव्य अपत्यों की अभिरक्षा, यानी देखिए अप्राप्तव्य का मतलब होता है माइनर बच्चे, ठीक है। तो माइनर आपको पता है कि हर वो बच्चा जो 18 साल से छोटा है वो माइनर काउंट होता है। तो ये कह रहा है कि अपत्यों की अभिरक्षा, यानी कि माइनर बच्चों की कस्टडी, अभिरक्षा को इंग्लिश में कस्टडी बोलते हैं और हिंदी में अभिरक्षा, ठीक है। और भरण पोषण यानी कि उसका मेंटेनेंस, और शिक्षा के बारे में यानी कि एजुकेशन। देखिए, अब इसमें 3 बातों की बात कर दी गई। पहला, एक माइनर बच्चे की कस्टडी, ठीक है, उसकी एजुकेशन और उसका मेंटेनेंस, ठीक। और यथासंभव उसकी उनकी इच्छा के अनुकूल समय समय पे, यानी कि जैसा उस बच्चे के लिए बेटर रहेगा कोर्ट आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री भी ऐसे वन पे कर सकेगा, ठीक है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब हम कोर्ट प्रैक्टिस में होते हैं, या हम जो लोग कोर्ट में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब भी कोई वाइफ 24 लगाती है और उसके पास बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ सेक्शन 26 भी अप्लाई करती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि 24 जो हमारा है, सेक्शन 24 जो था हमारा कि पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस, यानी कि वाद लंबित रहते समय जो मेंटेनेंस बन रहा था वो सिर्फ वाइफ का बन रहा था, ठीक है। जो भी प्रोसीडिंग में खर्चा हो रहा था, जो उसकी लिटिगेशन में यानी जो कार्यवाही पे जो खर्चा हो रहा था, उसका वो कहीं ना कहीं सेक्शन 24 में मांगती है। तो उसमें बच्चे का कोई नहीं है, ठीक है। बच्चे के मेंटेनेंस से उस सेक्शन 24 का कोई लेना देना नहीं है।
तो ये क्या हुआ कि कई बार जो लेडी होती है जिनके पास बच्चे होते हैं वो सेक्शन 26 में, या मान लीजिए हस्बैंड के पास बच्चा है और उसकी वाइफ बहुत अच्छी अर्निंग करती है, मतलब हस्बैंड से वो लाख गुना ज़्यादा अच्छा कमाती है और उसे पता है कि मेरी वाइफ भी इसको मेंटेन करेगी तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तो वो भी हस्बैंड भी 26 फाइल कर सकता है क्योंकि वो स्पेसिफिक बच्चे के लिए है, ठीक है, वो वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए नहीं है। ये जो आपका जो सेक्शन है वो पर्टिकुलर आपके जो स्पेसिफिक जो बात कर रहा है वो बच्चे की कर रहा है, माइनर बच्चे की, ठीक है, और उस बच्चे की किस किस चीज़ की बात कर रहा है, कस्टडी की, एजुकेशन और उसका मेंटेनेंस, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, या तो उस पर ऑर्डर कर देगी, देखिए पेंडिंग है तो ऑर्डर कर देगी, और मान लीजिए किसी ने स्पेसिफिक इसी में सेक्शन 26 ही फाइल किया है तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर डिक्री भी पास कर सकती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोर्ट को इनहेट पावर होती है, कोर्ट की अपनी शक्ति होती है कि वो क्या चीज़ों को समझ रही है, क्या उसको जो उस पर वो कानून जो वो जजमेंट दे रही है या ऑर्डर दे रही है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एज ए जस्टिस है या नहीं है, इलीगल तो नहीं है। तो इन चीज़ों को कोर्ट हमेशा देखती है कि जो भी वो ऑर्डर कर रहा है या वो डिक्री पास कर रहा है तो वो कहीं इनजस्टिस तो नहीं है, कभी न्याय से बिल्कुल अलग चीज़ तो नहीं हो रही है ना, इलीगल ना हो, तो कोर्ट ये देखते हैं। तो सेम वही चीज़ इसमें कही है कि कोर्ट उस पर डिक्री भी पास कर सकता है जिसमें वो न्याय संगत और उचित समझे, यानी कि जिसको वो ये समझे कि हाँ ये रेलिवेंट है, ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा इस बच्चे के लिए, ठीक है। क्योंकि कोर्ट, देखिए कोर्ट को जब इनहर्ट पावर दी जाती है, जब कोर्ट को ये कह दिया जाता है कि आपके पास पावर है, तो कहीं ना कहीं वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करती है ना, तो ये वही होता है, लॉ के साथ तो चलेगी लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं विवेक का भी इस्तेमाल करता है न्यायालय, ठीक है। तो यही बात इसने कही है कि जिसमें वो न्याय संगत हो, यानी कि वो जो भी कोर्ट कर रहा है वो एक लॉ की नज़र में सही हो, गलत डिसीजन ना हो वो, ठीक है, एज पर लॉ, यानी कानून की नज़र में, एक न्याय की नज़र में बिल्कुल वो सही होना चाहिए और उचित समझे, ठीक है। ये क्लियर मैंने कर दिया। डिग्री के पश्चात इस प्रयोजन में अर्जी द्वारा दिए किए गए आवेदन पे अपत्य की अभिरक्षा, भरण पोषण, शिक्षा के बारे में समय समय पे ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा। अब देखिए इसको समझिए, मान लीजिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और उसके बाद क्या होता है कि सरकमस्टांसेस चेंज होते हैं, जैसे मान लीजिए आज किसी बच्चे के लिए हमने उसके एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल 10,000 मांगा कि भाई मेरे बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो 10,000 है, लेकिन जब बच्चा आगे क्लास में एडमिशन लेगा या बच्चा जब बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। तो कोर्ट ये सेक्शन ये कह रहा है कि कोर्ट इन चीज़ों में भी हेर फेर कर सकती है, समय समय पर उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। ये नहीं है कि डिग्री हो गई तो वो फिक्स है कि भाई अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, या आदेश हो गया तो डिसाइडेड है अब इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देखिए यही बात मैंने आपने अगर 125 देखा होगा सीआरपीसी का, तो 125 का सीआरपीसी के अंदर 127 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसमें भी सेम यही बात कही गई है कि समय के साथ जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके हिसाब से मेंटेनेंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो से यही चीज़ यहाँ सेक्शन 26 कह रहा है बच्चों को लेके कि भाई अगर मान लीजिए समय के साथ कोई भी उसमें चेंजेस आता है, मान लीजिए आज तो हमने बच्चा हमारा 4 साल का है तो बच्चे का जो खर्चा है वो सिर्फ 5,000 या 6,000 था, हमने उस हिसाब से मांगा, लेकिन वही बच्चा फिर आगे जाके 15 साल का हो गया, वो 10th में है या 9th में, तो उस हिसाब से उसके एजुकेशन का खर्चा भी ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूशन है, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो ऐड हो जाती हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, आप कोर्ट में अर्जी देने, यानी डिग्री होने के बाद भी आप कोर्ट को अर्जी देके आवेदन देकर यानी पिटीशन फाइल कर कर आप उसमें चेंज करा सकते हैं और आप कोर्ट को कह सकते हैं कि देखिए जनाब जब इसमें ये था लेकिन आज इसकी कंडीशन बदल चुकी है, ठीक है। तो बंद कर सकेगा जो ऐसी डिग्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लंबित रहते या डिग्री के अंतिम आदेश द्वारा किए जा सकते। देखिए अब इसमें क्या है कि या तो आपने उस चीज़ का फाइल किया है तो वो या तो आपका पेंडिंग है तब भी कोर्ट कर सकती है, या ऑलरेडी उसमें डिग्री हो चुकी है, या इंट्रीम ऑर्डर आ चुका है उसमें ना, तो उसके द्वारा भी ये उस टाइम पे भी किया जा सकता है। और न्यायालय पूर्वतन किए गए किसी आदेश या उपबंध के समय पे परिषद निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फेरफार कर सकेगा। यानी कि आप देखिए ये कहता है कि प्रतिशत यानी कि उसको खत्म भी, रिवॉक भी कर सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है,
देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा था और उसने सेक्शन 26 में उसका मेंटेनेंस बंधा और उसका एजुकेशन का खर्चा बंधा, लेकिन उसके बाद वो माइनर हो गया, उसके बाद भी वो पैसा मांग रहा है, ठीक है। तो जिसके अगेंस्ट ये डिक्री हुई है, जिसके अगेंस्ट ये ऑर्डर हुआ है, वो जाकर कोर्ट में मेंशन कर सकता है कि जनाब जिस टाइम ये ऑर्डर हुआ था उस टाइम इस बच्चे की उम्र कम थी, ये माइनर था, लेकिन आज के डेट में एट द टाइम ऑफ ये माइनर मेजर हो चुका है, तो इसका जो खर्चा था उसको खत्म कर दिया जाए। तो यही बात कह रहा है कि कोर्ट उसको खत्म भी कर सकती है, परिवर्तन तो कर ही सकती है, साथ में उसको रिवॉक भी कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है परंतु। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां परंतु आ जाता है तो इसका मतलब लॉ आपसे कुछ और भी कहना चाह रहा है, यानी कि कुछ प्रोवाइडेड उसने किया है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी डिग्री अभिप्राप्त करने की कार्यवाही लंबित रहने तक अपर्याप्त आपत्तियों को भरण पोषण और शिक्षा के बाबत आवेदन को यथासंभव प्रत्यार्थी को सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। देखिए अब इसने मैंने आपको बताया कि जब कोर्ट ने जब कानून ने आपको कहा प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब परंतु, यानी कि वो कुछ और भी कह रहा है। और अब वो ये क्या कह रहा है कि जो भी आपने के एप्लीकेशन फाइल की है, आवेदन लगाया है, तो उसका भरण पोषण और शिक्षा का जो है, यानी कि मेंटेनेंस और उसके एजुकेशन को लेकर जो पेंडिंग है, उसको सूचना मिलने, किसको सूचना, जिसके अगेंस्ट आपने इसको फाइल किया है, उसको सूचना मिलने के 60 दिन के अंदर, यानी कि मान लीजिए उसको इन्फॉर्मेशन हो गई, उसको पता चल गया कि भाई सेक्शन 26 कोर्ट में फाइल किया गया है, उसकी नॉलेज में आ गया, तो उसकी नॉलेज से कोर्ट 60 दिन के अंदर इस चीज को निपटाएगी। किस चीज को? शिक्षा और मेंटेनेंस को, ठीक है, यानी एजुकेशन को और मेंटेनेंस को। तो कस्टडी, देखिए हमने कस्टडी बात करी थी गार्जियनशिप एक्ट में भी, और कस्टडी की बात हम कर रहे हैं सेक्शन 26 में भी, लेकिन सेक्शन 26 में हम कहीं ना कहीं कस्टडी के साथ उसका मेंटेनेंस और उसकी एजुकेशन को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो कस्टडी का देखिए केस जो है पेंडिंग है, अभी कस्टडी पे बात चल रही है, क्योंकि कोर्ट हमेशा देखिए क्या देखता है, कोर्ट बच्चे का वेलफेयर देखता है। 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसका वेलफेयर जो होता है उसकी मदर के साथ होता है। कोर्ट को पता होता है कि भाई बच्चा छोटा है, तो जो इसका एक बाय नेचर कि वो बच्चा इतना छोटा है कि उसकी अच्छी केयर सिर्फ उसकी मदर कर सकती है, तो ये डिसाइडेड है कि भाई बच्चे का जो नेचुरल गार्जियन होती है वो मदर होती है 5 साल तक। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है तो उसके जो नेचुरल गार्जियंस हो जाते हैं, यानी कि जो उसके जो उसका प्राकृतिक उसका जो गार्जियन है, जो वो कौन हो जाएंगे, वो फादर हो जाते हैं। तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम इसको मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं तो जो मदर के पास गार्जियनशिप होती है बच्चे की वो 7 साल तक होती है, और 7 साल के बाद जो उसकी गार्जियनशिप आ जाती है वो फादर के पास आ जाती है। तो लेकिन हिंदू लॉ में क्या है कि जो गार्जियनशिप में आता है कि भाई अगर बच्चा 5 साल का है तो उसकी जो गार्जियनशिप का राइट है, यानी कि जो उसकी जो कस्टडी है वो कहीं ना कहीं मदर के पास आ जाती है, ठीक है। और अगर वो बच्चा 5 साल से बड़ा है तो उसका जो नेचुरल गार्जियंस हुआ वो फादर हो जाता है। तो कोर्ट ने क्या कहना है कि कोर्ट कहता है भैया मैं वेलफेयर भी देखूंगा कि बच्चे का भविष्य किसके साथ अच्छा है। मतलब ये ना हो कि भैया फादर का कैरेक्टर खराब है और बच्चा दे दिया फादर को, पता चला कि भैया फादर की कस्टडी में तो बच्चा और बिगड़ रहा है। तो कोर्ट उन चीज़ों को ध्यान रखती है कि माता और पिता का जो आचरण है, जो कंडक्ट है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने कही कि जब कस्टडी की बात है और वो पेंडिंग है, अभी कस्टडी वाला जो है वो पेंडिंग है, और लेकिन उसमें जो 2 प्रेयर और हैं वो कौन कौन सी, मेंटेनेंस और एजुकेशन, तो कोर्ट उसको लेकर अपना फैसला सुना सकती है, ठीक है। और वो कितने दिनों के अंदर सुना देगी? पार्टी को, यानी जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है उसको सूचना मिलने के 60 दिन के, यानी 60 डेज के अंदर वो उस चीज पे अपना उसको निपटा देगी, यानी कि उसको डिसॉल्व कर देगी, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर देगी उस एप्लीकेशन को, यानी कि उसको निपटा दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 26 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली अगर हम इसे बहुत छोटे से लेवल पे देखें तो ये है कि बच्चों की कस्टडी की बात करता है, और साथ में बात करता है ये आपके बच्चे की मेंटेनेंस की और एजुकेशन की, ठीक है। तो आप सेक्शन 26 में लगा के आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं, आप बच्चे का मेंटेनेंस ले सकते हैं, और आप बच्चे की एजुकेशन का भी ले सकते हैं, ठीक है।
है। और ये दोनों ही फाइल कर सकते हैं, हस्बैंड ही फाइल कर सकता है, वाइफ भी फाइल कर सकती है। अब मैंने आपको बताया था कि हिंदू लॉ के जितने सेक्शन हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी सेक्शन हैं, वो जनरली दोनों पार्टी पे अलाउ करते हैं, हस्बैंड पे भी लाई होते हैं और वाइफ पे भी लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हस्बैंड ही फाइल करेगा या सिर्फ वाइफ ही फाइल करेगी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया था सेक्शन 13(2) में ग्राउंड दिया है जो सिर्फ वाइफ के लिए है, और सेक्शन 19 जो जुडिक्शन की यानी अधिकारिता की बात करता है, ठीक है, क्षेत्रीय अधिकार की बात करता है, उसमें वाइफ को राइट दिया गया है जुडिक्शन को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 27 की। तो सेक्शन 27 यानी धारा 27 हमारा क्या कहता है, संपत्ति का वयन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब यानी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोजल उसका कैसे किया जाएगा, उसको वयन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि इस अधिनियम के अधीन होने वाली, देखिए डिस्पोजल का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना या उसको निपटारा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्पोजल का वर्ड है, देखिए रिवॉक का मतलब हुआ खत्म होना, और डिस्पोजल का मतलब हुआ उसको निपटा देना, ठीक है, उसको। तो अब ये कहता है कि संपत्ति का वयन यानी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 27 में। अब इसको एक्ट क्या कहता है वो देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में, यानी कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी कार्यवाही होती है तो न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में, यानी कि अब उसमें बात आ रही है प्रॉपर्टी की, तो जो विवाह के अवसर पे यानी कि जो मैरिज के टाइम पे ओकेशन ऑफ मैरिज जो उसको मिला, यानी कि मैरिज के टाइम पर या उसके आसपास उपहार दी गई, या तो मैरिज के टाइम पे, देखिए जब हिंदू विवाह होता है तो उसमें बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे कस्टम होते हैं कि भाई अब शादी हुई है, फिर रिसेप्शन है, फिर मुंह दिखाई, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं हिंदू मैरिज में। तो इन्होंने बोला कि इस अधिनियम के तहत जब भी कोई कार्यवाही होगी तो न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में, यानी कि उस प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान देगी जो या तो मैरिज के टाइम मिली हो या उसके आसपास मिली हो, यानी कि जो मैरिज से रिलेटेड जो फंक्शन थे उससे उसको मिला हो, और संयुक्त मिली दी गई हो और संयुक्त हो, यानी कि वो जॉइंट हो, पति और पत्नी दोनों की हो। देखिए कई बार क्या होता है कि देखिए स्त्रीधन एक वर्ड आता है जो सिर्फ वाइफ का होता है, जो सिर्फ पत्नी का होता है, जो उसको पेरेंट्स गिफ्ट करते हैं या इन लॉज की तरफ से उसको गिफ्ट मिलता है, तो वो सिर्फ एक वाइफ का होता है। ये कहा जाता है भाई ये सिर्फ बहू के लिए, जो ये पर्टिकुलर कह के दिया जाता है कि ये बहू के लिए है या ये बेटी के लिए, तो वो काउंट हो गया स्त्रीधन में, ठीक है। लेकिन यहाँ बात आ रही है उस प्रॉपर्टी की जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को दी जाती है, यानी कि देखिए कोई कुछ गिफ्ट है और ये कहा जाता है भैया ये लड़का लड़की दोनों के लिए है, तो उसके जो राइट हो गया, जो उस पर जो उसका हक हो गया, वो तो दोनों का हो गया ना, किसी एक का तो नहीं है। तो ये उसी की बात कह रहा है कि उपहार में दी गई हो और वो संयुक्त हो, यानी कि जॉइंट हो, पति और पत्नी दोनों की, तो डिक्री में ऐसे उपबंधित कर सकेगा जिसे न्यायालय उचित समझे, यानी कि अब कोर्ट जो भी इसमें डिक्री पास करेगी वो उन चीज़ों को देख कर करेगी, ठीक है, जो क्लियर हो और ये हो कि हाँ भाई ये एज पर लॉ है और इलीगल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको इसको फॉर एग्जांपल समझा देती हूँ इसको, कि मान लीजिए लड़के और लड़की की मैरिज हुई, ऑब्वियसली लड़के लड़की की ही मैरिज होती है, तो मान लीजिए शादी होती है और शादी के बाद उनको एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है एट द टाइम मैरिज या मैरिज के और फंक्शनों में। तो यहाँ पे आप मैरिज से समझिए कि मैरिज पे दोनों को एक प्रॉपर्टी दी गई और ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी आप दोनों की है, ठीक है। अब क्या होता है कि पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो गया, पत्नी कहती है भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है क्योंकि मुझे मिली थी, तो पति ये कहता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी आपको मिली है, शादी के वक्त जो ये संपत्ति मिली थी यानी जो प्रॉपर्टी मिली थी ये हम दोनों को मिली गई थी, जॉइंट मिली थी, तो इसमें मेरा भी राइट है। लेकिन वाइफ कहती है नहीं नहीं ये तो मुझे ही मिला है और मेरा है। तो अब हस्बैंड क्या करता है, वो कोर्ट चला जाता है और कोर्ट में जो वो एप्लीकेशन फाइल करता है वो सेक्शन 27 की फाइल करता है और वो ये कहता है कि जनाब जो संपत्ति मुझे मिली वो हमें जॉइंट मिली थी, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी हक है और मुझे भी वो हक दिलाया जाए। तो कोर्ट क्या करेगी, उन प्रॉस संपत्ति को देखेगी। मान लीजिए वो संपत्ति कुछ भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टी तो बहुत चीज़ होती है ना, जैसे कई बार कैश भी होता है या जनरली जमीन जायदाद होती है, या कुछ कार है कि भाई जॉइंट में दोनों को दे दी कि भैया ये आपकी है।
तो प्रॉपर्टी तो कुछ भी आप काउंट कर सकते हैं, संपत्ति तो देखिए कुछ भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, सब कुछ है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया इस एक्ट में वो प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हस्बैंड गया कोर्ट में, उसने 27 में धारा 27 के अंतर्गत उसने पिटीशन फाइल कर दी। अब उसने पिटीशन फाइल करी तो उसने कोर्ट को क्या कहा, कोर्ट में उसने यही फैक्ट्स रखे कि जो ये संपत्ति है ये हम दोनों को मिली थी, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट ने ये देखा कि हाँ, अगर कोर्ट इस चीज से सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट में दोनों को मिली है, तो कोर्ट उस चीजों को देखते हुए डिग्री पास करेगा जो कि न्याय संगत हो, यानी कि लॉ और कानून या न्याय की नज़र में इलीगल ना हो, लीगल हो, ठीक है। तो आई होप आपको 27 क्लियर हो गया होगा। और अब हमारा जो बाकी के सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप अगर आपको मेरा चैनल में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या अगर आपके सेक्शन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और पसंद ना आए तो व्यू तो आप कर ही लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय, शब खैर।